हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ में उन क्वेश्चन के आपके जो भी फैक्ट बनेंगे उन सभी को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, या आप यूपीएसआई, यूपी लेखपेल, यूपी लेखपाल, या आप क्या नाम सुपर टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या है ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या आपको क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ में उसके क्या क्या और फैक्ट बन सकते हैं, उन सभी को इस सेशन में आपको डेली की डेली डिस्कस की जाती है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ में जो साथी चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में उसकी बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और इसके साथ साथ में जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो वो साथी क्या करेंगे, हमारे चैनल पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोगों को डेली की डेली पीडीएफ जो है वो आपको अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो अब आज का सेशन देखते हैं। फर्स्ट पंच कौन सा यहाँ पे, फर्स्ट मंथ की यहाँ पे बात हो रही है। राजीव चौधरी ने महानिदेशक सीमा सड़क डीजीबीआर का कार्यभार यहाँ पे ग्रहण कर लिया है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके जो फैक्ट होंगे उसको समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है डीजीबीआर की, यहाँ पे बात हो रही है, बात समझ में आ गई। और महानिदेशक सीमा सड़क सुरक्षा यहाँ पे है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो उन्होंने क्या है कि सीमा सड़क के जो महानिदेशक हैं उनका अभी उन्होंने क्या किया, कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो वो कार्यभार किसने ग्रहण किया है, राजीव चौधरी हैं। इन्होंने क्या किया है कि आपका जो बॉर्डर ऑफ रोड है उसके इनको महानिदेशक रूप में बना दिया गया है। मैंने आपको समझ में चीजें आपको बता दी होंगी कि महानिदेशक है ना, महानिदेशक सड़क सुरक्षा के जो पदभार अभी संभाला है तो किसने संभाला है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने यहाँ पे क्या अपना कार्यभार को ग्रहण किया है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब इसके जो मुख्य फैक्ट हैं उनको साथ साथ में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो राजीव चौधरी हैं ये 27वें महानिदेशक सीमा सड़क के इन्होंने पदभार संभाला। तो कौन से नंबर का पदभार संभाला, 26वें नंबर पे। देखो क्वेश्चन आपके किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि 27वें महानिदेशक सीमा सुरक्षा के का जो अभी पदभार ग्रहण किया है वो किसने ग्रहण किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, राजीव चौधरी ने इसका आंसर क्या किया। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो हरपाल सिंह की जगह ये ले रहे हैं, यानी कि 26वें जो महानिदेशक सीमा सड़क अध्यक्ष थे वो कौन नियुक्त किए गए थे, तो हरपाल सिंह थे। हरपाल सिंह की जगह कौन ले लें, राजीव चौधरी। तो आपसे पिछला वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों आपको याद करके रखना है। अगर हम इससे बात करें, इनकी और उपलब्धि की बात करें, अचीवमेंट की बात करें, तो ये रक्षा मंत्रालय और इसके साथ में क्यूएमजी की शाखा में एडीजी लॉ एंड के पद को इन्होंने संभाल रहे थे। बात समझ में आ गई, यानी कि रक्षा मंत्रालय में ये काम कर चुके हैं और ये लेफ्टिनेंट जनरल थे यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये जो क्या नाम एक्सरसाइज होती है यूथ अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास जो है उसमें क्या है, एक तरीके से ये इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, यानी इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके साथ में अभ्यास की अवधारणा और संचालन तो जिम्मेदार भी थे यहाँ पे। तो सभी क्वेश्चन जो थे वो सभी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए। मैंने अब क्या बताया कि क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या उसके और फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे साथी इस बात के लिए कंफ्यूजन हो रहे हैं कि जो रेलवे का एग्जाम 28 तारीख से है उसके लिए कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ें। तो आप ज़्यादा ना पढ़ के हुए 6 से 7 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। 2 से 3 महीने का चैनल पे आप लोगों का क्या नाम करंट अफेयर पड़ा हुआ, वहाँ से जाके आप लोग प्लेलिस्ट पूरी बनी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में जो भी आपके मंथ रह गए हैं उनको एक मंथ में उनके टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 100 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम से पहले करवा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो, लेकिन डेली जो क्लासेस हैं ये आप लोग डेली की डेली देखिएगा। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन यहाँ पे हो। अब देखो यहाँ पे जरा थोड़ा समझ लेते हैं, शायद ही इनको कोई ना जानता हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है शायद ही इनको कोई ना जानता हो, मतलब छोटे बच्चे से लेके आप अपनी उम्र तक की अगर बात करें तो सभी इनको जानते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा, अगर आपने वैसे तो नहीं देखा होगा लेकिन आपने टीवी में ऐड देखा होगा, एमडीएच मसाले आता है टीवी में ऐड ना, तो कहीं वो उसके जो मालिक थे महाशय और धर्मपाल गुलाटी,
उनका क्या है, निधन हो गया है। एमडीएच के जो मालिक थे उनका निधन हो गया है। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कई सारे साथियों को अभी नहीं पता होगा लेकिन आज से वो जान जाएंगे। अगर आपको सच में पता है कि एमडीएच का पूरा नाम क्या है तो आप लोग साथ में कमेंट भी करिएगा, जिन साथियों को अगर पता है। नहीं पता तो मैं तो इसको जरूर बताऊंगा। अब जरा समझ लेते हैं। एम से क्या हो जाएगा, महासियान। डी से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एच से क्या हो जाएगा, हट्टी हो जाएगा। बात समझ में आए, महासियान डी हट्टी। अभी देखो क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन जो फेमस पर्सन होते हैं, अगर उनकी डेथ होती है या कुछ अचीवमेंट करते हैं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो धर्मपाल गुलाटी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एमडीएच मसाले के क्या थे, क्या नाम, जो एमडीएच है उस कंपनी के क्या थे, ये मालिक थे। बात समझ में आ गई। और इनको सभी लोग जानते होंगे, आपने टीवी में इनका ऐड देखा होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर अब इसके मुख्य फैक्ट की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का, यानी कि 98 वर्ष में क्या हुआ, दिल्ली में हृदय गति रुकने से क्या हो गया, इनकी निधन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसकी और बात करते हैं तो महाशय धर्मपाल गुलाटी, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या थे, एक तरीके के संस्थापक और सीए थे उसके महासियान डी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड के। यानी एमडीएच जो है ये प्राइवेट एक लिमिटेड था, उसके ये संस्थापक भी थे और इसके साथ साथ में ये सीईओ भी थे, जो एक भारतीय मसाला कंपनी है। मैंने आपको क्या बताया, ये एक भारतीय मसाला कंपनी थी। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करें तो महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के ये मालिक भी थे। और इन्होंने अगर बात करें तो 250 बेड के साथ अस्पताल की सुविधा भी इन्होंने प्रदान की थी। इसके साथ साथ में इनको 2019 में पद्म भूषण से यहाँ पे सम्मानित इनको किया गया था। तो आई थिंक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके फैक्ट बन सकते हैं। मैंने आपको कई बार समझाया है कि करंट अफेयर पढ़ने का यही एक तरीका होता है। जो भी पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं, जो उनको आप क्या करें, कॉपी में नोट करते चलिए साथ में, ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। और जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें 30 नंबर का करंट आपका है वो आता है, ठीक है। तो आप लोग इससे भागिएगा मत। जो सच में एक टीचर बनना चाह रहे हैं, एक सरकारी नौकरी, अपनी एक सरकारी अध्यापक बनना चाह रहे हैं, तो वो लोग करंट से तो बिल्कुल मत भागे, क्योंकि आपका 150 नंबर के पेपर में 30 नंबर की करंट आती है, ठीक है। अभी किसी दिन मैं उसका वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस उसका है। अभी टेट का भी आपका एग्जाम आने वाला है, फरवरी में एग्जाम है, ठीक है। तो उन सभी कुछ आपके जो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी आपकी जो तैयारी हो यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि एमडीएच के जो मालिक थे महाशय, इनको महाशय के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम क्या था, महाशय, इनका नाम यहाँ पे पड़ गया था, ठीक है। तो धर्मपाल गुलाटी इनका नाम था। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, तो 98 वर्ष की में हुआ। और इन्होंने साथ साथ में 250 बेड का यहाँ पे एक अस्पताल की सुविधा भी प्रदान की थी। उसका नाम क्या था, महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पे था। अब इनको क्या था कि 2019 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। और ये कौन है, ये इनको पहचान ही जानते होंगे, इनको बताने की जरूरत मुझे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, उत्तराखंड के सीएम ने देहरादून में सूर्यधार झील का उद्घाटन यहाँ पे कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के सीएम, यहाँ पे बात हो रही उत्तराखंड के सीएम की। अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले नंबर पे उत्तराखंड के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में क्या है, सूर्यधार झील का यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है। कौन सी झील, सूर्यधार झील का यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है। तो देखो होता क्या है कि जो चीजें करंट में चल रही होती हैं उसी से स्टैटिक जीके भी यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है। बात समझे। कई सारे साथी ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं यहाँ पे जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे पूछ रहे हैं। जो करंट में चीजें हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्या करते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सूर्यधार जो झील है उसका अभी में हाल ही में उद्घाटन किसने किया है, तो उत्तराखंड के सीएम यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा इसके फैक्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो सीएम है, ये मैंने आपको बता ही दिया कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और डोईवाला, अगर आपसे देहरादून में पूछे कि कहाँ पे, तो आप डोईवाला यहाँ पे बता सकते हैं। और कौन सी झील का उद्घाटन किया, सूर्य झील का यहाँ पे उद्घाटन किया है, जो हरिद्वार और ऋषिकेश और देहरादून के त्रिभुज के आकार में यहाँ पे बनती है। अब देखो क्या होगा कि इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है,
ठीक कैसे कि जो देहरादून में त्रिभुज की स्थिति है वो कहाँ कहाँ किस किस को जोड़ती है। तो आप लोगों को याद रखना, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून एक तरीके का त्रिभुज के आकार की ये बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज के आकार की जो झील है वो कहाँ पे स्थित है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसकी हम लागत की बात करते हैं तो ये 25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बनाया गया। कितने करोड़ की, 25 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। और अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं कि जो सूरदार झील है इसके बारे में जो इसके मुख्य फैक्ट है उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, समझेंगे जरा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 550 मीटर कितना है, लंबा है और 28 मीटर चौड़ा और 10 मीटर का गहरा है। तो ये भी साथ में सभी साथियों को याद रखना है। इसके साथ हम अगर हम क्षमता की बात करें, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 77,000 घन मीटर इसकी क्या है कैपेसिटी यहाँ पे हो जाएगी। बात समझ में आ गई। और इसकी अगर उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करेगा, लगभग 20 गांवों के लिए पेयजल यानी कि पीने के लिए और सिंचाई सुविधा के लिए क्या करेगी, यहाँ पे सुविधा को प्रदान करेगी। आई थिंक सभी साथियों को पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करिएगा। आज मैं इसका लाइक कम से कम 1000 लाइक का यहाँ पे टारगेट आप लोगों का रखता हूँ। ठीक है, सभी साथियों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस हो गया होगा कि सूरदार झील, अभी सूरधार झील है, इसका अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कितने करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 225 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु समिति का यहाँ पे गठन कर दिया है। जो मेरे सेशन के यानी कि जो आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, फर्जी वाले क्वेश्चन नहीं होते कि आपको आया, देखा होगा आपने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो आए और वन लाइनर पढ़ा दिया, आपको उसका डिटेल नहीं समझना है। तो अब जो एग्जाम का पैटर्न हो रहा है वो चेंज होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो आप ओल्ड वर्जन वो हो गया, जैसे ओल्ड एक नया फ़ोन होता है उसके बाद नया फ़ोन आता है। ठीक है, बात समझ में आना, 1-2 करके आ जाता है। तो उसी तरीके से क्या आप अपने एग्जाम को अगर आप सरकारी नौकरी अपनी सीट एक पक्की करना चाह रहे हैं तो आपको अपने पैटर्न के अनुसार ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से क्या होता कि मौसम बदलता उसी तरीके से हम लोगों को अपनी पढ़ाई करने का तरीका, अपने सोचने का तरीका, ये सब साथ साथ में एग्जामिनर के हिसाब से सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जो साथी मेरी बिल्कुल बात को सीरियस ले रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से 6 महीने तक आप रुके रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 7वें महीने के पास में आपकी सरकारी नौकरी होगी यहाँ पे। ठीक है, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप लोग खुद ही कमेंट के माध्यम से आप लोग बताओगे। ठीक है, अब देखो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के फैक्ट क्या क्या। यहाँ पे बात हो रही है सरकार ने पेरिस समझौते, यहाँ पे बात हो रही है सरकार ने पेरिस समझौते पर कार्यान्वयन हेतु एक समिति का गठन कर दिया है। किसने किया है, तो सरकार ने क्या किया है, एक समिति का गठन यहाँ पे कर दिया है। तो कौन सी समिति का यहाँ पे गठन किया उसके बाद में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय यानी कि MOEFCC ने क्या किया है कि पेरिस समझौते पर अंतर मंत्रालय समिति AIPA का यहाँ पे गठन कर दिया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो जो समिति है वो कौन सी है, तो AIPA उस समिति का क्या है, नाम है। बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं तो आपसे ये भी याद रखना है कि इसके जो अगर अध्यक्ष की बात करें तो पर्यावरण सचिव इसके क्या होंगे, इसके जो पर्यावरण के सचिव हैं वही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे यहाँ पे। अगर इसकी हम बात करें सदस्य की तो 14 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे इसके सदस्य के रूप में यहाँ पे काम करेंगे। अगर इसकी और बात कर लेते हैं कि आखिर इसका कार्य क्या है, आखिर इसका वर्क क्या है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है इस समझौते से, तो ये पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 6 के तहत भारत में कार्बन बाजारों में विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में यहाँ पे काम करेगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड है यानी कि पेरिस समझौता है, उसके साथ साथ में अभी एक समिति का गठन हुआ है। तो उस समिति का नाम क्या हो जाएगा, AIPA समिति यहाँ पे गठन हो जाएगा, यानी कि अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो अभी हाल ही में पेरिस समझौते के दौरान कौन से समिति का गठन किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, आप लोग 30 से 40 मिनट अगर इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको अब इसके बाद में जो कहीं से करंट पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी।
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है WHO ने जारी किया विश्व मलेरिया रिपोर्ट यहाँ पे 2020। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस 2020 की जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में किसने जारी की है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि विश्व मलेरिया दिवस की जो रिपोर्ट होती है उसको कौन जारी करता है, तो उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, WHO उसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी साथियों को समझ में आ गया कि विश्व मलेरिया दिवस की रिपोर्ट है उसको जारी कौन करता है, तो WHO इसकी क्या करता है, इसको जारी करता है। अब इसके मुख्य फैक्ट जो उनको समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में मलेरिया को अनुमानित मामलों के साथ विश्व मलेरिया दिवस यानी कि रिपोर्ट 2020 को क्या किया है, जारी किया है। इसके साथ साथ में इसकी रिपोर्ट को समझ लेते हैं क्या क्या इस रिपोर्ट में है। तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसमें 2008 की तुलना में 2019 में 6% की गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई है। तो अगर हम इसकी बात करें पहले की तुलना में जितना 2008 में था जो भी परसेंटेज रहा हो उससे 6% की यहाँ पे क्या हुई है, इसमें गिरावट हुई है, यानी कि 6% इसके जो मामले हैं वो कम यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, किसके, मलेरिया के यहाँ पे। ठीक, इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया के क्रमशः 73 और 74 मामले के मृत्यु में कमी के साथ अच्छी प्रगति है। भारत में 20 से 6 मिलियन तक मामले में बड़ी गिरावट यहाँ पे आई हुई है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया है ना। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करें वैश्विक स्तर पर मामले में 2019 में 238 मिलियन 2000 से घटकर 229 मिलियन यहाँ पे हो गए हैं। तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पहले कितना था, 238 था, अब कितना हो गया, 229 यहाँ पे क्या हो गया, मिलियन यहाँ पे इसका जो आंकड़ा है वो इन्होंने क्रॉस कर लिया है। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो सभी साथियों को जो चैनल पे नए वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के चैनल माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी को करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे WHO की बात हो रही है, तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपको क्या बताना है कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, और WHO का जो गठन हुआ था वो कौन से सन में हुआ था। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको दो आंसर क्या करना, कमेंट करना है कि WHO का जो संगठन है यानी WHO जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है और इसका गठन कब हुआ था। दो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है। ठीक है, और सभी साथी जो साथी देख रहे हैं वो कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, मैं उनका खुद रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई देने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो सभी साथियों को समझ में आ गया, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है ये 2020 की क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। सभी साथियों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, उड़ीसा ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर यहाँ की मंजूरी दे दी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी स्टेट हैं उन सभी में क्या, जैसे अगर यूपी की बात ले लें, यूपी में भी कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था कि 112 नंबर जो था वो आपातकालीन सेवाओं के लिए क्या कर दिया गया था, ये नंबर जारी किया था। पहले क्या होता था, यूपी पुलिस के लिए अलग था, इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए अलग था, लेकिन अब क्या है ना, आप 112 नंबर अगर डायल करेंगे तो जहां जिस चीज की आपको सुविधा चाहिए उस चीज पे यहाँ पे सुविधा को मिल जाएगा। तो ये जो सुविधा थी ये उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसी चीज को सेम कंडीशन को उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मंजूरी दे दी है। आई थिंक सभी साथियों को समझ में आ गई। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ बात हो रही है किसकी, उड़ीसा की यहाँ पे बात हो रही है। तो उड़ीसा के अगर हम सीएम की बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, जो आपको फोटो में यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि इसका मुख्य फैक्ट और समझ लेते क्या यहाँ पे है। उड़ीसा सरकार ने संकट में पड़े लोगों के लिए सभी प्रकार, यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। उड़ीसा, यहाँ पे बात किसकी हो रही, उड़ीसा सरकार ने संकट में पड़े लोगों को सभी प्रकार की पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत का मतलब एक ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि ये जो नंबर था 112, ये आपका उत्तर प्रदेश में पहले से लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपसे 112 अगर दोनों, या तो देखो क्या हो सकता है, दो तरीके क्वेश्चन बना सकता है। कैसे, एक तो आपसे दे देगा कि इनमें से कौन से राज्य में 112 नंबर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर अभी लॉन्च किया गया है। तो अगर हाल ही की बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोनों ऑप्शन दिया है तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन, अगर आपका जैसे ए ऑप्शन में दे दिया उत्तर प्रदेश और बी ऑप्शन में दे दिया आपका उड़ीसा, तो 2 ए और बी दोनों आंसर यहाँ पे हो जाएंगे।
ठीक है। इसके साथ साथ में अगर इसकी मुख्य और फैक्ट की बात करते हैं तो समय हेल्पलाइन नंबर पुलिस को कुशल तरीके से लोगों की सेवाएं देने में सक्षम करेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताई, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं, चाहे एम्बुलेंस रिलेटेड चाहे कहीं भी नंबर हो, तो इस सुविधा से क्या होगा, सभी लोगों को यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसके साथ साथ में आगे जरा देखते हैं कि इसके साथ साथ में हम बात करें, एक नंबर और भी यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे कि इसकी बात करें कि पहले इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग हेल्पलाइन नंबर 100, 108 और अन्य यहाँ पे जगह इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये चीज़ लॉन्च हुई थी, मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि पहले आपके कितने नंबर थे, 100 नंबर था पुलिस के लिए, 101 नंबर किसी और के लिए, 108 नंबर किसी और के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या है, एक नंबर, एकीकृत नंबर आपका लॉन्च कर दिया गया है, 112 नंबर यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो अभी सभी साथियों को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप क्या है कि यहाँ से एक पूछा जा रहा है, हैदराबाद में एक गिद्ध बचाव केंद्र यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे, हैदराबाद में एक गिद्ध बचाव केंद्र यहाँ पे बनेगा। तो इसके अगर हम बात करें तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में गिद्ध बचाव केंद्र जो है वो कहाँ पे बनेगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी हाल ही में गिद्ध बचाव केंद्र कहाँ पे बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट है उसको भी जरा समझ लेते हैं इसके साथ साथ में। तो यहाँ पे बात हो रही पर्यावरण वन और मंत्रालय के मौजूदा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों के साथ गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करते हैं, ये शहर के BC हरियाणा के पिंजौर, तेलंगाना में हैदराबाद, मध्य प्रदेश में भोपाल और असम में रानी के पास स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इसके साथ साथ में 90 के दशक के मध्य के दौरान गिद्धों की 3 निवासी प्रजातियों को आबादी को 70% से अधिक यहाँ पे कम हुई है यहाँ पे। तो मैंने आपको सभी साथियों को क्या बताया कि आपको क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया, यानी गिद्ध बचाव केंद्र अभी हाल ही में आपका कहाँ बनने वाला है, तो वो हैदराबाद में आपका बनने वाला है। इसके साथ साथ में अब देखो जरा समझ लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हरियाणा के कहाँ बनेगा, पिंजौर में बनेगा, ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद में बनेगा और मध्य प्रदेश में भोपाल और असम में रानी के पास स्थापित ये किए जाएंगे। तो इसके साथ साथ में और भी अदर स्टेट में ये बनाया जा रहा है, लेकिन अगर अभी हाल ही की बात करें तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, हैदराबाद में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी गिद्ध है, गिद्ध की जो प्रजाति है वो कैसी हो रही, धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। तो यहाँ पे क्या, उनका देख रेख, उनकी रक्षा करना, उनके खान पान, उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस केंद्र का नाम क्या है, गिद्ध बचाव केंद्र यहाँ पे इसका नाम है। तो सभी साथियों को पूरी बात थी यहाँ पे सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। अगर सभी साथियों को समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। इसके साथ साथ में हम बात जरा थोड़ी सी और कर लेते हैं। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन आप लोगों का और रह गया है, उसको जरा समझ लेते हैं कि 31वां कोणार्क नृत्य महोत्सव यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। अब जो जरा समझ लेते हैं, तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में कोणार्क नृत्य महोत्सव है ये शुरू हुआ है, कोणार्क नृत्य महोत्सव है ये कहाँ पे होता है। पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कोणार्क नृत्य महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पे शुरुआत हुई है, तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, इसका उड़ीसा यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। बात सभी साथियों को समझ में आ गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कोणार्क में जो नृत्य महोत्सव हो रहा है ये कौन से नंबर का यहाँ पे हो रहा है, तो 31वां यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं कि इसके मुख्य फैक्ट क्या होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोणार्क महोत्सव जो है ये 2 दिसंबर, कब से शुरुआत इसकी हुई है, 2 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। कब से 2 दिसंबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करें, इस कार्यक्रम में देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले भारत के पारंपरिक शास्त्रीय नृत्यों के रूप में यहाँ पे स्पष्ट किया जाएगा। यानी कि जो भी वहाँ की विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है और उसके शास्त्रीय नृत्य के रूप में यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा। और अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो भारत के लगभग सभी शास्त्रीय नृत्य रूपों में प्रमुख व्याख्याता और नृत्य उत्साही 5 दिन के लिए यहाँ पे क्या है ये मनाया जाता है, और शास्त्रीय नृत्य है कार्निवाल में भाग यहाँ पे लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो 2 दिसंबर से
कब तक, यानी कि 5 दिन का हो रहा है तो 7 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कोणार्क नृत्य मंदिर है, अब आपको क्या है, कोणार्क नृत्य महोत्सव है, ये कहाँ पे अभी मनाया जा रहा है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम उड़ीसा यहाँ पे आया तो उड़ीसा के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उड़ीसा के मंत्री कौन है? नवीन पटनायक यहाँ पे मुख्यमंत्री है, जो मैं आपके पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। कौन से नंबर का मनाया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क, यानी कि 31वां यहाँ पे कोणार्क नृत्य महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई हो गई है। इसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो साथी इस चैनल में बिल्कुल नए हैं वो साथी सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ पास में हुआ बेल आइकन भी बनी होगी, तो आपको क्या करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को क्या हो, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आज का नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग टेलीग्राम का चैनल है, वहां से आप वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है, और आज का जो मैंने टारगेट रखा है वो 1000 लाइक का टारगेट यहाँ पे रखा हुआ। कितना? 1000 लाइक का आज का टारगेट रखा है। और आप क्या करिए, आपका पर डे अपने कुछ ना कुछ टारगेट जरूर बना के चलिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप टारगेट बनाएंगे तो आपका वो अचीवमेंट जरूर होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन एक दिन आपका जो टारगेट है वो जरूर कैसा होगा, आपके अपने टारगेट के करीब पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ में क्या करेंगे कि जो साथी देख रहे हैं वो शेयर जरूर करेंगे, और इसके साथ साथ में आप लोगों को कमेंट करके तो जरूर बताना है कि आज का सेशन कैसा आपको लग रहा है, कुछ आप लोग यहां से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। तो सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को कैसे कैसे किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। और जो साथी बिल्कुल इस चैनल पर नए हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि आपके रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। और आप लोगों को करना क्या है कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे पूरी रीजनिंग के आपके 6 से 7 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए गए, तो आप उनको देखिए। डेली आपकी क्लास है वो दोपहर में आप लोगों को मिलती है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, आज आपकी न्यू क्लासेस मिलेगी, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।